उसने उससे प्रेम किया, जान से ज्यादा। लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, मौत, और फिर वो मटका। लोग कहते हैं वो मटका अभी भी गांव के पुराने कुएं के पास रखा है। जो भी उसे छूने की कोशिश करता है, उसकी मौत रहस्यमय हो जाती है। आखिर क्यों चुना गया मटका? एक बेवफा की कब्र के लिए। भीरापुर गांव, एक शांत लेकिन डरावनी छाया में लिपटा हुआ गांव। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ फसलें नहीं, कहानियां भी उगती थीं, रहस्यमयी, सड़ी हुई कहानियां। गांव के पश्चिम में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे लोग मटके वाला कुआं कहते थे। इस कुएं के पास एक काला मिट्टी का मटका सालों से रखा था। वो मटका न किसी ने हटाया, न ही कभी टूटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस मटके में किसी की आत्मा बंधी है, किसी बेवफा की जिसे प्रेम ने मारा और धोखे ने जिंदा जला दिया। रघुवीर, गांव का एक हट्टा कट्टा नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास से नफरत करता था। उसका मानना था कि ये सब लोगों को डराने की चाल है। लेकिन गांव के बाकी लोग, खासकर बूढ़ी दाई लक्ष्मी, कहते कहते कांप उठती थी। मत जाना रघुवीर उस मटके के पास। वो अब भी देखती है, अब भी सुनती है। लेकिन उस रात रघुवीर ने शराब पी रखी थी। गांव में शादी थी और उत्सव के बीच वो दोस्त की शर्त पर चला गया उस कुएं के पास। बारिश की बूंदें मिट्टी में गिर रही थीं, बिजली कड़क रही थी, और मटके के पास खड़ा रघुवीर हंस रहा था। ये है तुम्हारी भूतनी? देखो, मैं मटका छू रहा हूं। उसने मटके पर हाथ मारा, फिर लात। कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन तभी अचानक उसकी हंसी रुक गई। उसने कुछ सुना, एक धीमी फुसफुसाती आवाज, मैं लौटी हूं। रघुवीर चौंका। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसकी आंखें अचानक डर से फैल गईं। मटके के अंदर से एक काली परछाई निकली, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस एक साया। उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे, उन्होंने कुएं के पास रघुवीर की लाश देखी। उसकी आंखें खुली थीं, होंठ नीले पड़ गए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। और मटके पर लाल रंग में लिखा था, मैं लौटी हूं। मेरी कब्र को मटका क्यों बनाया गया? इसका जवाब सबको मिलेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। साल था 1955। भीरापुर गांव में उस वक्त न बिजली थी, न सड़कें, लेकिन लोगों के दिलों में सच्चाई और रिश्तों की मिठास थी। उसी गांव की सीमा पर एक पुरानी हवेली थी, सफेद पत्थरों से बनी, जिसकी छतों पर लताएं लिपटी रहती थीं और खिड़कियों से हमेशा कोई न कोई कहानी झांकती लगती थी। उस हवेली में रहती थी राजकुमारी जहरा। जहरा नाम जितना नाजुक था, हकीकत उतनी ही रहस्यमय। वो शहंशाह बहादुर अली की छुपाई गई बेटी थी, एक अनचाही औलाद, जिसे समाज से दूर रखकर गांव के सन्नाटे में पाला गया था। लेकिन जहरा को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी दुनिया उस हवेली की दीवारों तक ही सीमित थी, और उसके दिल की दुनिया बसती थी एक ही इंसान में, गांव के गरीब कुम्हार इरशाद में। इरशाद मिट्टी से मटके, दिए, मूर्तियां बनाता था। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि सूखी मिट्टी भी उसमें जान पाकर मुस्कुराने लगती। रोज शाम को जब जहरा खिड़की से नीचे झांकती, तो इरशाद चाक पर बैठा मटका बनाता नजर आता। दोनों की आंखें मिलती, और फिर कुछ न कहकर भी सब कुछ कह दिया जाता। हवेली की दासी फातिमा ये प्रेम भांप चुकी थी। बेबाक मत बनो राजकुमारी, वो अक्सर कहती, मिट्टी वाले से दिल लगाना आग से खेलने जैसा है। ये समाज, ये लोग तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन जहरा के दिल को किसी चेतावनी की परवाह नहीं थी। वो हर रोज शाम को कुएं के पास जाकर इरशाद से मिलती। दोनों बैठकर बातें करते, सपने बुनते। एक झोपड़ी, दो प्याले, और एक सादा सी जिंदगी। पर किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक रात जब जहरा हवेली से बाहर निकली, हवेली के मोहरे मिर्जा साहब ने उसे देख लिया। मिर्जा, जो खुद जहरा पर नजर रखे हुए था, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक राजकुमारी अपना दिल एक कुम्हार को दे दे। अगर इज्जत बचानी है तो इसका खात्मा जरूरी है, उसने ठान लिया। अगली सुबह इरशाद गायब था। जहरा ने कुएं के पास उसका टूटा चाक और बिखरी हुई मिट्टी देखी, मगर इरशाद का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज रह गई थी, एक अधूरा बना मटका, जिसके किनारे पर जहरा का नाम खुदा हुआ था। जहरा अब टूट चुकी थी। इरशाद की अचानक हुई गुमशुदगी ने उसके दिल को जड़ बना दिया था। वो न खा रही थी, न बोल रही थी।
उसकी आंखें हर पल हवेली की जालीदार खिड़की से कुएं की तरफ टिक जाती, मानो हर आहट में वो इरशाद की वापसी ढूंढ रही हो। फातिमा ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जहरा ने जवाब देना छोड़ दिया था। अब उसकी रातें भी उसी मटके के पास बीततीं, जो इरशाद अधूरा छोड़ गया था। वो मटका अब सूख चुका था, लेकिन उस पर जहरा के नाम की खुदाई अब भी चमकती थी। राजकुमारी उसे गोद में उठाकर घंटों बैठी रहती। उसने उस मटके को कभी धुलने नहीं दिया, कभी छिपाया नहीं। यही मेरी आखिरी निशानी है इरशाद की, वो बुदबुदाती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और हवेली के सारे दिए बुझ चुके थे, जहरा मटके को लेकर कुएं के पास बैठी थी। आसमान में बादल थे, बिजली की हल्की हल्की चमक थी और हवा में कुछ अजीब सी घुटन। जहरा ने कांपते हाथों से मटके को अपने सीने से लगाया और बोली, अगर तू सच में इरशाद की आखिरी निशानी है तो कुछ कह। तभी अचानक मटके के भीतर से एक अजीब सी गूंज निकली। कोई शब्द नहीं थे, पर एक आवाज थी, भारी, गहरी और दर्द भरी। जहरा घबरा गई। उसने मटका जमीन पर रखा और उस पर कान टिकाया। जहरा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये इरशाद की ही आवाज थी, धीमी टूटती हुई। उन्होंने मुझे जिंदा दफनाया था। जहरा की आंखों से आंसू बहने लगे। किसने किसने किया ये सब? वह चिल्लाई। मटका अब पूरी तरह थरथरा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई सांसें भर रहा हो। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी, एक औरत की, जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। हवेली के सारे कुत्ते भौंकने लगे। दूर मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठीं। और सुबह जब गांव वालों ने कुएं के पास देखा तो मटका टूटा हुआ था, लेकिन जहरा वहां नहीं थी। सिर्फ उसका लाल दुपट्टा कुएं के पास पड़ा था और उसके ऊपर खून के धब्बे। कुएं की दीवार पर उंगली से खरोंच कर लिखा गया था, कब्र नहीं मिली मुझे, इसीलिए मैंने मटके को चुना। जहरा के गायब होने के बाद पूरा भीरापुर गांव सदमे में था। हवेली में सन्नाटा पसरा था और गांव की औरतें कानाफूसी कर रही थीं। राजकुमारी मरी नहीं, उसे बुलाया गया है। मगर किसने? वहीं दूसरी ओर मटका टूटने के बाद गांव के पुराने पुजारी दयानंद शास्त्री हवेली पहुंचे। उन्होंने उस टूटी जगह का मुआयना किया और कांपती आवाज में बोले, ये कोई आम मटका नहीं था, इसमें आत्मा की गूंज कैद थी। यह मटका अब अधूरी पीड़ा का केंद्र बन गया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब किसी बेवफा की सच्चाई वक्त से पहले उजागर हो तो उसकी कब्र नहीं बनती, उसकी सजा अलग होती है। उसे मटके में बंद किया जाता है। मटका, जिसे हर कोई एक शांत बर्तन समझता है, असल में एक शापित कब्र बन सकता है अगर किसी बेवफा की आत्मा उसमें कैद हो। तभी हवेली की नौकरानी फातिमा एक काले लिफाफे में एक पुराना कागज लेकर शास्त्री जी के पास आई। ये जहरा बीबी के कमरे से मिला। शास्त्री ने कांपते हाथों से कागज खोला और उसमें लिखा था, मैं बेवफा नहीं थी, मैंने सिर्फ इरशाद से प्रेम किया, लेकिन इस हवेली के एक दरबारी ने मुझसे इरशाद को छीन लिया। वो चाहता था कि मैं उसकी हो जाऊं, और जब मैंने मना किया तो उसने इरशाद को जिंदा दफना दिया। अब मैं उसी मटके को उसकी कब्र बना रही हूं, ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं और मैं खुद उसकी सजा बन जाऊं। शब्द पढ़ते ही शास्त्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये राजकुमारी किसी की महबूबा नहीं, एक श्रापित आत्मा है। अब गांव के बाहर जहां मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसी जगह खुदाई शुरू करवाई गई और वहां से सचमुच एक नरकंकाल निकला। और उसके पास से मिली एक अंगूठी, जिस पर लिखा था, जहरा। जहरा के गायब होने के तीसरे दिन हवेली की दीवारों पर अजीब खरोंचें उभरने लगीं। फातिमा ने देखा, हर दरवाजे पर कोई नाखूनों से एक ही वाक्य उकेर रहा था, मुझे कब्र नहीं मिली, इसलिए मटका बना मेरा मकाम। हवेली के अंदर रखे सारे मटके रातों रात टूटने लगे। हर टूटी दीवार से एक सिसकी निकलती, हर कोने से आहें उठती, और फिर एक रात हवेली के बीचों बीच उस पुराने फर्श पर जहरा दिखाई दी। सफेद कपड़ों में, बिखरे बाल, आंखें खाली, और हाथों में वही मटका। मगर अब वो मटका काला हो चुका था, बिल्कुल राख जैसा। फातिमा जो उसे देख रही थी, कांपते हुए बोली, जहरा बीबी, आप लौट आई? जहरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे धीरे फर्श पर बैठी और मटके को सीने से लगाया। तभी हवेली की छत से अचानक धूल झड़ने लगी। एक तेज हवा चली और उसी क्षण
फातिमा की आंखों के सामने चेहरा की देह धुएं में बदलने लगी, लेकिन मटका वैसा ही रहा। सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने देखा हवेली के बीच फर्श पर एक नया मटका रखा है। उसी पर उकेरे गए थे शब्द, बेवफाई की कब्र बन गई मेरी मोहब्बत। उस रात के बाद हवेली को बंद कर दिया गया, मगर गांव में डर की परछाइयां फैल चुकी थीं। जिनके घरों में मिट्टी के मटके रखे थे, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। मटकों से खुद ब खुद आवाजें आना, उनमें पानी की जगह लाल रंग की तरलता दिखाई देना, और रातों में फुसफुसाहटें सुनाई देना। पंडित दयानंद शास्त्री ने गांव के लोगों को चेतावनी दी, जिस मटके में बेवफाई का श्राप समा जाए, वो सिर्फ पानी नहीं, आत्मा को भी समेट लेता है। उसे घर में रखना मौत को बुलाने जैसा है। उसी दौरान एक युवक, रघुवीर, जो कि जहरा की हवेली के पास रहता था, ने साहस करके उस मटके को चुराने की कोशिश की। वो मानता था कि यह सब अफवाहें हैं और मटका महज एक पुराना बर्तन है जिसे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। रात के तीसरे पहर रघुवीर हवेली में घुसा। जैसे ही उसने मटका उठाया, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां पटाख से बंद हो गईं और चूल्हे से धुआं नहीं, चीखें निकलने लगीं। मटका उसके हाथ में थरथराया और तभी उसे अपनी हथेली पर जला हुआ निशान दिखा, जहरा। रघुवीर ने चीख मारकर मटका फेंक दिया, लेकिन मटका टूटा नहीं। वो जमीन से चिपक गया, जैसे कोई आत्मा उसे थामे हुए हो। और फिर हवेली की दीवारों से वही आवाज गूंजी, मेरी मोहब्बत को कब्र नहीं मिली, इसलिए मटके को मेरी रूह बना दिया गया। अगली सुबह रघुवीर का शव कुएं के पास मिला, आंखें खुली, होंठ सिले हुए, और उसके बगल में वही मटका रखा था। इस बार मटके पर एक और नाम खुदा था, रघुवीर, जिसने मोहब्बत का मजाक उड़ाया। रघुवीर की रहस्यमयी मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ था। गांव की औरतों ने अपने घरों से मटके हटाने शुरू कर दिए। कोई उन्हें जलाने लगा तो कोई नदी में बहा देने लगा, मगर जो भी मटका जलाया गया, वहां से धुआं नहीं, चीखें उठी। पंडित दयानंद शास्त्री समझ चुके थे, यह सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रही, अब यह शाप एक धारणा बन चुका है, जो हर उस घर को निगलने लगी है जहां मोहब्बत के नाम पर छल हुआ। उधर हवेली में वो मटका अब और भी भारी हो गया था। उसकी सतह पर अब सिर्फ जहरा या रघुवीर के नाम नहीं थे, बल्कि हर उस इंसान का नाम उभर आया था जिसने प्रेम में विश्वासघात किया था। एक शाम शास्त्री ने गांव के सबसे पुराने श्मशान घाट में हवन का आयोजन करवाया। उन्होंने कहा, अगर इस मटके को इसी धरती पर रहने दिया गया तो हर प्रेम कहानी मिट्टी में दब जाएगी। लेकिन जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवेली की छत से मटके की हंसी गूंजी। हंसी जो औरत की थी, पर बीच बीच में मर्द की भी। शास्त्री समझ गए, मटके में अब सिर्फ जहरा की नहीं, इरशाद की भी आत्मा बंद है, और शायद रघुवीर की भी। तीन आत्माएं, एक मटका और एक अधूरी कब्र। हवन की अग्नि बुझ गई, धुआं पीछे नहीं गया, वो सीधे लोगों की आंखों में घुसा, और सबने देखा जहरा हवेली की छत पर खड़ी है, मटके को सीने से लगाए हुए। उसकी आंखों से खून बह रहा था, मगर चेहरा शांत था। जब तक किसी बेवफा की कब्र नहीं बनती, तब तक मटका में रहेगा। हवेली अब एक भूतिया तीर्थ बन चुकी थी। लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते, लेकिन हर रात हवेली से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मटका धीरे धीरे जमीन पर घिसट रहा हो। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, अलीजा, जो अपने मामा के यहाँ रहने आई थी। अलीजा को इन किस्सों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, और उसने अकेले हवेली में जाने की ठान ली। रात को वह चुपके से हवेली पहुंची। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, दीवारें टूटी हुई, और बीच में वही मटका रखा था। अलीजा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। मटके के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा चली। मटके की सतह पर उसका चेहरा उभरने लगा। वो पीछे हटी, घबराई। तभी मटके से फुसफुसाहट आई, तू भी तो आएगी, तेरा भी तो एक राज है। अलीजा चीखी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। आगे की कहानी जाने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। हम आपके लिए इस कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक का अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए।